हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों सदिश योग की। कैसे हम सदिशों को जोड़ सकते हैं, सदिशों को जोड़ने के बाद हमें कैसी राशि प्राप्त होगी, क्या क्या नियम है सदिशों को जोड़ने के, कैसे हम उन नियमों की सहायता से इन दो सदिशों को जो हमारे पास होंगे उनको कैसे जोड़ेंगे। पिछली दो वीडियो में हम सदिश ही पढ़ रहे हैं बच्चे। सदिशों के प्रकार क्या हैं, सदिशों का वर्गीकरण क्या है, सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं, ये सब बातें हमने पिछली दो वीडियो में की है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सदिश योग के नियम। 3 नियम हमारे सिलेबस में हैं बच्चों। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और सदिश योग का बहुभुज नियम। हो सकता है आपके स्कूल में सदिश योग का बहुभुज नियम ना पढ़ाया गया हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मुझे बताना है लेकिन मैं उसको बताऊँगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अलग अलग दो वीडियो में हम दोनों को करेंगे। आज के वीडियो में हम करेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। नियम तो बच्चों हम सीखेंगे ही, साथ में सीखेंगे हम ये देखना कि नियमों को लगाना कहाँ है। कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में सदिश योग के नियम लगेंगे या नहीं लगेंगे, और लगेगा तो किस तरीके से लगेगा। हम ये सब बातें मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। आप भी अच्छे से इनके नोट्स बनाएंगे, अच्छे से इनको पढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये मुश्किल चीज़ लगे लेकिन ये मुश्किल चीज़ नहीं है। पहले ही बता दूं, अगर आपको ये चीज़ समझ ना आई तो आपको कोई भी चैप्टर वो समझ नहीं आएगा जिसमें सदिश की बात होगी, क्योंकि जहाँ भी सदिश आ जाएगा वहाँ सदिश योग के नियम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और हेडिंग लगाएंगे आप सदिश योग के नियम। क्या हेडिंग लगाएंगे? सदिश योग के नियम। लेकिन इस सदिश योग के नियम से पढ़ने से पहले बच्चों हम जानेंगे कि ये परिणामी सदिश क्या होता है। परिणामी सदिश का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसका फील हम कैसे कर पाएंगे कि ये परिणामी सदिश होता क्या है। मैंने आपको कहा कि मेरे सामने दो सदिश हैं, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, और हमें कहा गया इन दो सदिशों को जोड़ दीजिए। मैंने दोनों सदिशों को जोड़ा तो बच्चों हमें एक नया सदिश राशि प्राप्त हुआ जिसका नाम है सी। पहली बात, दो सदिशों को जोड़ने पर हमेशा एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त नहीं होगी। दो सदिशों को जोड़ने पर हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होगी, अदिश राशि प्राप्त नहीं होगी। और ये जो दो वेक्टर को जोड़ने पर, दो सदिशों को जोड़ने पे जो नया सदिश आएगा, ये जो नया सदिश आया है जोड़ने के बाद, इसको बच्चों परिणामी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान ये रखना बच्चों, जो हिंदी वाले, मतलब हिंदी ही पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ आपको दो शब्द दिखाई देंगे। एक शब्द दिखाई देगा परिमाण और एक शब्द होगा ये परिणामी। हो सकता है मैं भी बोलते बोलते फंबल कर जाऊं और कभी परिमाण की जगह परिणाम बोल दूं या परिणाम की जगह परिमाण बोल दूं, लेकिन मैं पहले ही बता के चल रहा हूं कि इस परिमाण का मतलब होता है मान, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और इस परिणामी का मतलब है बच्चों रिजल्टेंट। क्या? रिजल्टेंट या रिजल्ट। ध्यान से सुनेंगे, जब मैं बोलता हूँ 2 किलोग्राम, उसमें ये जो 2 है, ये 2 मान है, ये मान को ही क्या बोलते हैं? परिमाण। लेकिन जब हम दो सदिशों को जोड़ देते हैं और एक नया सदिश हमें प्राप्त होता है तो बच्चों उसको परिणामी सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश। दो सदिशों को जोड़ने के बाद, जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, ऐसे ही दो रिजल्ट को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आता है, जो सदिश आता है, उसको बोलते हैं परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे ही मैंने आपको बोला कि एक सदिश है तो आप ये समझ जाओगे कि सदिशों के पास दो चीज़ होती हैं, पहला परिमाण और दूसरी दिशा। मतलब ये एक सदिश है, इसके पास भी परिमाण है, दिशा है, यह भी एक सदिश है, परिमाण है, दिशा है, इन दोनों को जोड़ के भी एक सदिश आया है जिसको परिणामी सदिश बोला। इसके पास भी एक परिमाण होगा, इसके पास भी दिशा होगी। अब मैं बताऊंगा कहाँ कन्फ्यूजन आएगा। जब मैं ये बोलूँगा कि परिणामी सदिश का परिमाण, तो थोड़ा सा सुनने में भी अजीब लग रहा है, बोलने में, कि एक जैसी ही चीज़ें हैं। परिणामी सदिश का परिमाण एक जैसी नहीं है, सुनने में लग रहा है
आप ध्यान देंगे कि परिणामी सदिश होता है जो जोड़ने के बाद आया है, क्योंकि वो सदिश है तो उसके पास परिमाण मतलब वैल्यू भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी मतलब दिशा भी होगी। हमारा काम होगा इस परिणामी सदिश के परिमाण को निकालना और उसकी दिशा को निकालना, जो ये नियम हम पढ़ेंगे इनकी सहायता से। मैं आज आपको त्रिभुज नियम पढ़ाऊंगा, उस त्रिभुज के नियम की सहायता से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे परिणामी सदिश निकाल लेंगे, फिर उस परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकाल लेंगे और उस परिणामी सदिश की दिशा कैसे निकाल लेंगे। ये हम सीखेंगे बच्चों सदिश योग के नियमों में। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा यार ये बात तो ठीक है, चलो कि दो वेक्टर को जोड़ दिया, दो सदिशों को जोड़ दिया और हमें एक नया सदिश मिल गया और उसको हमने परिणामी सदिश बोल दिया। हमें पता है दो को जोड़ने के बाद एक परिणाम आया, परिणामी को परिणामी सदिश बोल दिया, लेकिन महसूस नहीं हुआ कि है क्या, ये फील नहीं आया कि परिणामी सदिश है क्या। उसी फील की बात करते हैं बच्चों, 5 मिनट लगेगी बस, और उसी फील करने के बाद हम बढ़ेंगे इस त्रिभुज नियम के पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे हम। मैंने कहा आपको बच्चों इस परिणामी सदिश को समझने का सबसे आसान तरीका बच्चों ये है कि आप एक बक्सा लो, एक चीज़ लो, उसमें एक धागा बांधो और उस धागे को आगे की तरफ खींचो। मान लीजिए ये हमने F1 बल से खींचा, एक बक्सा लिया, बक्से को हमने आगे की तरफ कुछ भी कैसे भी खींचा बस, कितने बल से F1, चाहे धागा बांध के खींचा, रस्सी बांध के खींचा या हाथ से खींचा। उसी दौरान अच्छा पहले मुझे बताओ अगर मैं इस पे ऐसे बल लगाऊंगा तो त्वरण भी इसी दिशा में आएगा, इसका मतलब इस दिशा में इसका वेग बढ़ने लगेगा। आपने कहा ये चलने लगेगा। सिंपल सी बात ये कि अगर इस बॉक्स पे आपने आगे की तरफ F1 बल लगाया तो ये बॉक्स आगे चलने लगेगा, ठीक है जी। मैंने कहा इसको हटा लो, इस बल को छोड़ दो। अगर इसको हटा के मैं ये बल ऊपर की तरफ लगाऊं, मान लो ये ऊपर की तरफ हमने बल लगाया F2, तब क्या होगा? आपने कहा फिर ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा। अगर अकेला F1 होता तो आगे चलेगा, अकेला F2 होगा तो ऊपर चलेगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि अगर ये दोनों बल इस पे एक साथ लगाए जाएं, F1 भी और F2 भी, तब ये कहाँ चलेगा? आपने कहा कि हाँ ये सोचने वाली बात है कि दोनों बल एक साथ लगेंगे तब ये कहाँ चलेगा। तब बच्चों ये बॉक्स ना तो आगे चलेगा ना ऊपर चलेगा, कुछ ये इस बल की मानेगा, कुछ ये बल इसकी कुछ ये इस बल की मानेगा और ये कहेगा भाई हम चलेंगे कहीं बीच में। बिल्कुल बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी तुम सोचो बिल्कुल बीच की, कहीं बीच में। और ये बॉक्स ऐसे चलने लगेगा और इस बॉक्स को लगेगा कि मेरे ऊपर यहाँ कोई एक बल लगा है, जबकि यहाँ कोई सच का बल नहीं है। बल यहाँ है, लेकिन बॉक्स ना यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है, बॉक्स कहीं बीच में जा रहा है। उसे लगेगा ये बल कहीं बीच में लग रहा है। इसी बल को बोलते हैं बच्चों परिणामी बल। क्या बोलेंगे? परिणामी बल। और बल एक सदिश राशि है तो मैं बल को हटा के ये भी बोल सकता हूँ कि ये परिणामी सदिश है। ये एक सदिश है, ये दूसरा सदिश है, दोनों के मिलने से जो बना उसको परिणामी सदिश बोलते हैं। और लिखने के तरीके में हम बोलते हैं कि ये जो F है, ये जो परिणामी है, ये इन दोनों का योग है, F1 प्लस F2। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि ये परिणामी सदिश होता क्या है, इसकी फील क्या है। फील मैंने यहाँ से दिलाने की कोशिश करी, क्या ये सच का बल है? नहीं, सच के बल ये लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों मिलके इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये अकेला इस दिशा में काम कर रहा है, ये अकेला इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन दोनों मिलके इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे परिणामी सदिश। क्या समझ आई बात? दो सदिशों को जोड़ सकते हैं, दो सदिशों को जोड़ने के बाद एक नया सदिश प्राप्त होता है, उस सदिश को परिणामी सदिश कहते हैं। जोड़ने के बाद जो आया ये F क्या है? परिणामी सदिश। किस किस का परिणामी है? ये F1 और F2 का परिणामी है। मैं कहूँ A और B का परिणामी क्या होगा? आप कहेंगे A प्लस B। मैंने कहा M और N का परिणामी क्या होगा? M प्लस N। तो बात समझ ही आई कि जिन भी दो सदिश का परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, उन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ो? सदिश रूप में, बिना वेक्टर लगाए नहीं जोड़ना है। देखो सर पे क्या लगा है? वेक्टर। मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे A वेक्टर व B वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल के दो, परिणामी निकाल के दो, परिणामी सदिश। खाली परिणामी भी बोल देते हैं लेकिन पूरा ये परिणामी सदिश है। तो आपने कहा भाई दोनों को जोड़ दो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा P वेक्टर व Q वेक्टर का परिणामी सदिश निकाल लो। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों को जोड़ देंगे।
मतलब जब भी आपको दो वेक्टर का परिणामी सदिश निकालना है तो हमें उनको सदिश रूप से जोड़ देना है। क्या कर देना है? सदिश रूप से जोड़ देना है। हमने कहा ठीक है। मैंने आपको कहा आप मुझे m वेक्टर व n वेक्टर का परिणामी सदिश बताओ, तो आपने कहा दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा m वेक्टर प्लस n वेक्टर। बच्चों क्योंकि परिणामी सदिश को इंग्लिश में रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम इस परिणामी सदिश को r वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? r वेक्टर। आपका मन करे कुछ और लिख लेना, लेकिन ज़्यादातर परिणामी सदिश को r वेक्टर से प्रदर्शित किया जाएगा। देखो यहाँ मैंने परिणामी को क्या लिखा है? f, क्योंकि ये बल है, बल को f लिखते हैं। ये परिणामी बल है, ये पहला बल है, दूसरा बल है। लेकिन अगर कहीं हम खाली परिणामी सदिश की बात करें तो हम उसको r से प्रदर्शित कर देते हैं। जब मैं आपसे बोलूँ a और b का परिणामी, तो आप कहेंगे a प्लस b और प्रदर्शित करेंगे उसको r से। या कहीं आपको ये लिखा मिल गया r बराबर a प्लस बी और मैंने पूछा कि ये r क्या है, तो आप कहेंगे ये r परिणामी है। किसका? a और b का। r एक परिणामी सदिश है a और b का, और ये परिणामी सदिश का फील क्या है मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश करी। ये सबसे आसान तरीका है परिणामी सदिश को समझने का। ठीक है, दो सदिशों को जोड़ने के बाद जो सदिश आता है उसको परिणामी सदिश कहते हैं। ये एक सदिश राशि है तो इसका परिमाण भी होगा और इसकी दिशा भी होगी। आपने कहा चलो आपने ये तो बता दिया कि जोड़ सकते हैं, जोड़े कैसे? आपने तो लिख के बताया f1 प्लस f2। मैंने कहा इसी के लिए हम पढ़ेंगे सदिश योग के नियम, और पहला नियम होगा बच्चों त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। मैं इसको हटा रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। सदिश योग का पहला नियम क्या है? सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या कहता है त्रिभुज नियम? बहुत आराम से ट्रायंगल रूल इसको बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल रूल। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर a वेक्टर है कुछ इस तरीके का, और एक वेक्टर ऐसा है जिसका नाम है b वेक्टर। कैसे भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही, मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। मैंने कहा इनको जोड़ो। मैंने आपको कहा कि भाई इनको जोड़ के लाओ। आपने कहा कि हाँ जोड़ देंगे, हम जोड़ तो सकते हैं, लेकिन जोड़े किससे? आपने कहा त्रिभुज नियम से हम जोड़ेंगे। तो करें क्या? आपने मुझसे पूछा कि करें क्या। मैंने कहा कि इन दोनों सदिशों को त्रिभुज के पास लेके जाओ। त्रिभुज कहाँ है? हम बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। ना तो आपको इस सदिश की लंबाई बदलनी, ना दिशा बदलनी। आपने इसको उठाया और यहाँ रख दिया। अब मैं जो खींचूँ उसकी लंबाई थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने इसका नाम दिया a वेक्टर। ठीक है, आपने कहा ठीक है। ना इस सदिश की लंबाई बदलनी, ना दिशा बदलनी। इसको उठाया, यहाँ रख दिया ऐसे, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप मैनेज करेंगे, और ये है b वेक्टर। ठीक है जी, इतना काम हमने किया। दो सदिश a और b दोनों को जोड़ना है। पहले वाले सदिश को उठा के दूसरे वाले सदिश को उठा के हमने ऐसे रख दिया कि ये दो त्रिभुज की भुजाएं बन गई हैं, और वैसी भुजाएं जो क्रम में हैं। देखो a b, मैं आपको क्रम और विपरीत क्रम भी बताऊंगा कि कैसे पहचान करते हैं। अभी सुनो कि मैंने दो वेक्टर a और b को उठा के, ना तो उनकी लंबाई बदली ना दिशा बदली, बस उठाया और उठा के ऐसे रख दिया कि ये दो त्रिभुज की भुजाएं बन गई हैं। अब त्रिभुज में होती है बच्चों तीन भुजा, तो ये जो तीसरी भुजा होगी ये इन दोनों के योग को प्रदर्शित करती है। जो तीसरी भुजा है वो इनके योग को प्रदर्शित करती है। लेकिन मुझे तो दिशा भी बतानी पड़ेगी। इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, तो इसकी दिशा क्या होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे बताओ आपने जोड़ा किसको? आपने कहा भाई मैंने a को जोड़ा b के साथ। a और b समान क्रम में है। समान क्रम ये होता है बच्चों, पहला बहुत आसान, अपनी उंगली यहाँ से रखो, ऐसे चलो और ऐसे चलते जाओ। अगर आपकी उंगली इनके तीर की दिशा में चल रही है तो समान क्रम है, और अगर इसके उल्टी दिशा में चलेगी तो विपरीत क्रम है। तो आपने जिनको जोड़ा वे समान क्रम में होने चाहिए। आपने चेक किया कि हाँ समान क्रम है, इनके तीर मेरी उंगली की दिशा में ही चल रहे हैं। जो तीसरी भुजा इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगी बच्चों, वो होनी चाहिए विपरीत दिशा में। अगर मैं यहाँ से चलूँगा ऐसे तो ये तो समान क्रम होगा, तो मैं इसके उल्टी दिशा में ये बना दूंगा, ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी, और इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, क्या सीखा आपने? कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनकी लंबाई और दिशा बदले बिना ऐसे रख दो कि मैं दो त्रिभुज की भुजाएं बना दें।
और ये त्रिभुज की भुजाएं ऐसे बननी चाहिए कि जिस समय क्रम में रहे। एक तरीका मैंने सिखा दिया उंगली वाला कि अगर आपकी उंगली इन तीर की दिशा में चल रही है तो समान क्रम, अगर विपरीत है तो विपरीत क्रम। दूसरा ये सीखो, अगर एक सदिश का शीर्ष दूसरे सदिश के पुच्छ से लगा है, पूंछ से लगा है, पिछले वाले हिस्से से लगा है, तो हम कहेंगे कि ये समान क्रम में है। ये देखो, ये समान क्रम है। पहले का शीर्ष दूसरे की पूंछ से लगा है, पहले का दूसरे का शीर्ष तीसरे की पूंछ लगा है, समान क्रम में। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये हो गया विपरीत क्रम। मतलब जब दोनों के क्या मिल जाएं, शीर्ष, या ये बताओ ये कैसे है, ये समान क्रम है या विपरीत? आप कहेंगे विपरीत क्रम है, उल्टी दिशा में है, या दोनों की पूंछ मिल जाए। अगर दो सदिशों के शीर्ष आपस में मिल जाएं या पुच्छ आपस में मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये विपरीत क्रम में है। लेकिन एक का सिर उसके अगले वाले के पुच्छ में मिला है, टेल में मिला है, पूंछ में मिला है, तो हम कहेंगे समान क्रम है। तो देखना, ए का शीर्ष बी की पूंछ में लगा है तो ये दोनों समान क्रम में। लेकिन इस आर का ये शीर्ष यहाँ बना दूं, ये इस दूसरे के शीर्ष से मिला है, इसका ये जो पूंछ है ये ए की पूंछ से मिला है, मतलब ये विपरीत क्रम में है। बात समझ आ गई होगी। इसी को बच्चों त्रिभुज नियम कहते हैं और इसी को हमें बस अब परिभाषा के रूप में लिखना है। पहले आप मुझे यहीं रोक के एक बार बताएंगे कि आपको ये बात समझ आई है क्या? मैंने कहा कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है, उन दो सदिशों को बिना उनकी लंबाई बदले, बिना उनकी दिशा बदले ऐसे रख दो कि वे दो त्रिभुज की भुजा बन जाए। और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान क्रम में। जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो हमें विपरीत क्रम में इन दोनों के योग को बताएगी। तीसरी भुजा किस में आएगी? विपरीत क्रम में। इसको मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ। क्या कहता है ये नियम? इस नियमानुसार कोमा इन्वर्टेड कोमा, यदि दो सदिशों को पहले मैं एक बार परिभाषा लिख दूंगा, फिर आपको परिभाषा में जो भी चीज की दिक्कत आएगी मैं समझाता चलूंगा। यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत क्रम में भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तब उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में ली गई है, इन दो सदिशों के योग मतलब परिणाम को प्रदर्शित करती है। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, या ये कहिए मैंने नियम लिख दिया है। आप एक बार, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब बस मुझे ये जो लिखा है इसको इससे जोड़ के आपको समझाना। मैंने कहा यदि दो सदिशों ए और बी को परिमाण व दिशा के में, क्या मैंने इसका सदिश ए की लंबाई बदली? नहीं बदली। तो इसका मतलब हमने इसका परिमाण भी नहीं बदला। जितना परिमाण इस ए का है वही परिमाण उस त्रिभुज की भुजा का होगा। एक बार बताओ ना मुझे, जितनी लंबाई से ए की होगी तो हमें त्रिभुज की वो भुजा उतनी ही लंबाई की तो लेनी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई होगी वो ही इस सदिश की लंबाई होगी, या उल्टा कहो कि जो लंबाई इस सदिश की होगी वही उस त्रिभुज की भुजा की होगी। जितनी लंबाई बी की होगी उतनी ही लंबाई इस
भुजा की होगी। अब मुझे बताओ क्या ये दिशा, जो दिशा ए की है वही दिशा इस त्रिभुज की भुजा की है? तो यही मतलब है इसका कि यदि दो सदिशों को ए और बी को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तब उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये वाली जो विपरीत क्रम में ली गई है, इन दो सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। यही त्रिभुज नियम है। क्या है ये? त्रिभुज नियम। उम्मीद है आपको ये जो समझाया है ये भी समझ आ गया होगा। समान क्रम किसको कहते हैं, विपरीत क्रम किसको कहते हैं, ये भी मैंने समझाया। मैंने आसान तरीका समझाया कि अपनी उंगली चलाओ, अगर ये तीर आपकी उंगली के चलने की दिशा में है तो समान क्रम, उल्टी दिशा में है तो विपरीत क्रम। देखो ये तीर और ये तीर मेरे उंगली की दिशा में है, लेकिन मैं नीचे आ रहा हूँ, तीर ये है तो ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, और आसान करके बताता हूँ। नियम तो ये है, ये नियम लिख लेना, डायग्राम ये बना लेना। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहा हूँ और कुछ उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा बच्चों कि मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, और आसान करेंगे इसको। और मैंने कहा ये है ए और ये है बी, मुझे ये बताओ ये वेक्टर कितना है। मैंने इसको बोल दिया, इसको निकाल लो कि ये वेक्टर कितना है। तो आपने कहा कि इस एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हमने त्रिभुज नियम पढ़ लिया कि हमें उन सदिशों को जोड़ना है जो समान क्रम में होंगे, या ये कहिए कि जिनको जोड़ना है वे समान क्रम में होने चाहिए। बात तो एक ही है, जिनको जोड़ना है वे समान क्रम में होने चाहिए, या जो समान क्रम में है उनको जोड़ देंगे। तो बेटा क्या आता है, जब क्वेश्चन करते हैं तो हम इस त्रिभुज में ये ढूंढते हैं कि समान क्रम में कौन है। आपने कहा अच्छा चलो उंगली लेके चलो, ये और ये समान क्रम में है और ये विपरीत क्रम में है। तो हम क्या करते हैं कि जो समान क्रम में है ए और बी, उनको जोड़ देते हैं और बराबर रखते हैं विपरीत क्रम के। मैंने इसको नाम दे दिया एक्स वेक्टर। तो ये जो एक्स वेक्टर है ये इन दोनों का योग है, मतलब ये एक्स वेक्टर इन दोनों का परिणामी सदिश है। क्या है? परिणामी सदिश। क्या करेंगे, त्रिभुज में जाएंगे, ढूंढेंगे कि कौन समान दिशा में या समान क्रम में, दिशा नहीं समान क्रम में, उनको जोड़ देंगे और जो विपरीत क्रम में है उसके बराबर रख देंगे। भाई एक त्रिभुज में कितने ही सदिश हो सकते हैं? 3। उनमें से 2 समान क्रम में हुए, उनको जोड़ देंगे और किसके बराबर रख देंगे? विपरीत क्रम में। हो सकता है कि तीनों ही सदिश एक क्रम में हो, ये हमारा ए, ये हमारा बी वेक्टर और ये हमारा सी वेक्टर। हमने देखा कि यार ये तो तीनों समान क्रम में है, और जो समान क्रम में होते हैं वे जुड़ते हैं। तो मैंने कहा तीनों को जोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी, बचा तो कुछ नहीं और कुछ नहीं बचा तो 0 वेक्टर। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सदिश योग नहीं सदिश योग कितना होता है? 0। अगर मैं भुजाएं किस में हैं? एक ही क्रम में है। नोट डाल के लिख लेना क्या मतलब है इसका। ये भी ये पहले मतलब ये लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, फिर ये लिख लेना। किसी त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाओं का 3 क्रमागत भुजाओं का सदिश योग 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है या 0 सदिश होता है। आप ये भी लिख सकते हैं 0 सदिश होता है। क्या होता है? 0 सदिश। मैंने बताया था कि 0 सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण कितना हो? 0 हो। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको त्रिभुज नियम का ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि किसी 2 सदिशों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद जो हमें सदिश प्राप्त होगा उसी को परिणामी सदिश बोलते हैं। परिणामी सदिश का फील मैंने आपको बल वाले टॉपिक से समझाने की कोशिश की, और ये त्रिभुज नियम क्या कहता है ये आपको सिखाया। जिन बच्चों को बहुत भारी लगा, वैसे लगा नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी अगर लगा है तो बस इतनी बात ध्यान रखना कि आप एक त्रिभुज देखो, त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 3। तीनों पे कितने सदिश हो सकते हैं? 3 सदिश हो सकते हैं। तो आप ये ढूंढेंगे कि इनमें से कौन 2 सदिश समान क्रम में है। बेटा 2 सदिश कम से कम 2 सदिश समान क्रम में होंगे। हो सकते हैं तीनों समान क्रम में हो, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही। जो 2 समान क्रम में है उनको जोड़ दो और बराबर रख दो विपरीत क्रम वाले के। अगर तीनों ही समान क्रम में है तो तीनों को जोड़ो और बराबर रख दो 0 के। ये हमारा है त्रिभुज नियम। लेकिन यहाँ से तो कोई सूत्र निकल के नहीं आया,
तो यहाँ से हमें पता चला कि दो सदिशों को कैसे जोड़ें, दो सदिशों को कैसे जोड़ें, त्रिभुज नियम क्या है ये पता चला कि जो समान क्रम में उनको जोड़ देते हैं बराबर होता है विपरीत क्रम के। लेकिन यार कोई फॉर्मूला नहीं आया, अब कुछ नहीं आया तो हम आगे कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो ये परिणामी सदिश आया है, मान लो अगर मुझे ए को बी के साथ जोड़ना है तो ए और बी को जोड़ के क्या आएगा आर, ठीक है। तो ये आर के पास भी तो परिमाण होगा, ये क्या है परिणामी, और मैं बात कर रहा हूँ परिमाण वैल्यू की, और इसके पास दिशा भी होगी। हाँ जी, आपने ना तो कहीं परिमाण निकाला ना आपने दिशा निकाली, आपने तो केवल आर निकाला है। मैंने कहा हाँ ये तो बात सही है कि आर निकाला है, तो अब हमारा काम है इस आर, इस परिणामी का परिमाण निकालना और इसकी दिशा निकालनी, ठीक है। पहले एक बार समझाता हूँ फिर इसको करते हैं। कहा क्या जाएगा, ध्यान से सुनना। कहा ये जाएगा बच्चों आपको कि आपके पास एक सदिश है ए, एक सदिश है बी, इनके बीच का कोण है थीटा, इनके बीच का कोण कितना है थीटा। आप ध्यान रखेंगे, अभी मैं आगे भी समझाऊंगा आपको कि थीटा कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि अगर आपको दो सदिशों के बीच का कोण बनाना है तो या तो उन दोनों सदिशों की पूंछ मिलनी चाहिए या उन दो सदिशों का सिर मिलना चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि इनके बीच का कोण है। अगर आप एक ऐसा सदिश बना देंगे कि एक का सिर दूसरे के पैर से मिल रहा है, पूंछ से मिल रहा है, तो हम ये कोण नहीं कह सकते। हमें दोनों सदिशों का या तो पूंछ मिलाना पड़ेगा या सिर से मिलाना पड़ेगा। हम अभी आगे इसको और अच्छे से बताऊंगा। मैंने कहा आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अच्छा मुझे बताओ क्या इस ए का परिमाण होगा? आपने कहा जी हाँ, सदिश के पास दो ही तो चीज़ होती हैं, परिमाण और दिशा। क्या इस बी का भी परिमाण और दिशा होगी? आपने कहा जी बिल्कुल, परिमाण और दिशा दोनों होगी। अगर मैं इन दोनों का परिणामी निकालना चाहूँ, परिणामी का मैंने फील दिलाया कि इस बिंदु का नाम O है, इस O पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं। अगर मैं इन दो वेक्टर को हटा के केवल एक वेक्टर लगाना चाहूँ तो हम उसको ही परिणामी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ एक बल F1 लग रहा है, एक बल F2 लग रहा है, लेकिन वो ना बीच में कहीं लगे, दोनों का परिणामी कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल नहीं, कहीं बीच में होगा। तो मैंने कहा कि इस बिंदु पर दो सदिश काम कर रहे हैं, एक सदिश A, एक सदिश B। मैंने कहा कि इनका परिणामी वो सदिश है जो इन दोनों के बराबर काम करे इस पॉइंट पर। ये A है, ये B है, इन दोनों का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो कौन देगा हमें? R, और इसी R को परिणामी बोलते हैं और इसी को हम लिखते हैं A प्लस बी। क्या लिखते हैं? A प्लस बी। दोनों के योग को ही परिणामी बोलते हैं। बहुत तरीके हैं समझने के। दोनों का योग को परिणामी बोलते हैं। किसी बिंदु पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनको हटा के अगर हम एक वेक्टर लगाएं वहाँ जो उनके जैसा ही काम करे, अगर दो जने मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं, उन दो की जगह हटा के हम एक को ही लगा दें और वो एक उनके जैसा एक उन दोनों के बराबर काम करें, तो हम कहेंगे वो अकेला उन दो का परिणामी है। या मैंने आपको बल वाला सिखाया, लेकिन ये भी तो एक क्या है? ये भी सदिश है और सदिश के पास होता है परिमाण और होती है दिशा। आपने कहा जी बिल्कुल। तो आप एक काम करके दो, हाँ, आपके सामने एक वेक्टर A होगा और उसका परिमाण दिया होगा, एक वेक्टर B होगा और उसका परिमाण दिया होगा, और उन दोनों के बीच का कोण दिया होगा हमें, और हमें कहा गया होगा कि जो उसका परिणामी है उस परिणामी का क्या निकाल लो? परिमाण। उस परिणामी का क्या निकाल लो? दिशा। यही हम आगे करने वाले हैं, जिसको हम करेंगे ज्यामिति विधि से। किससे करेंगे? ज्यामिति विधि से, जिसमें हम गणित के फॉर्मूले निकालेंगे। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जो परिणामी होता है इसका परिमाण निकालना है। इसके जैसे बी का परिमाण क्या होगा? बी। ए का परिमाण होगा ए, परिमाण को ऐसे लिखते थे बच्चों, बी का परिमाण ऐसे, ए का परिमाण ऐसे, आर का परिमाण होगा ऐसे। अब आगे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम परिमाण को अलग तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दो डंडे हटाओ और ऊपर से इसके चिन्ह हटा दो, तो मैं खाली क्या बोलूँगा? आर। मैंने पूछा ये आर वेक्टर क्या है? आपने कहा ये एक सदिश है। मैंने कहा अच्छा, तो ये आर ये क्या है? तो आप कहेंगे ये आर का परिमाण है। और ये क्या है? आप कहेंगे ये भी आर का परिमाण है। परिमाण को लिखने के दो तरीके, या तो वेक्टर लगा के उसकी तरफ दोनों डंडे लगाओ, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और या तो वेक्टर हटा दो, दो डंडे भी हटा दो, खाली आर लिख दो, ये भी क्या बनेगा? आर वेक्टर का परिमाण। तो आपको कहा जाएगा कि दो सदिश दिए हैं, उनके बीच का कोण दिया है, आप परिमाण निकाल लो और दिशा निकाल लो। और इसी काम को अब हम करेंगे ज्यामिति विधि से, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की। माना, आप मेरे साथ साथ बोल देंगे, माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर को किसी त्रिभुज, अच्छा यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज। मैंने कहा ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है जी। माना दो सदिशों ए व बी, और ये हमारा क्या ये दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरा में कि ये दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भाई। मैंने कहा हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक हमारे पास बी वेक्टर है। ए वेक्टर व बी वेक्टर किसी त्रिभुज, मैं इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर दे दूंगा बच्चों। त्रिभुज पी क्यू आर की दो क्रमागत भुजाओं, दो क्रमागत भुजाओं, इसका नाम देंगे हम, ये है P, ये है Q और ये है R। पी क्यू और क्यू आर, पहली भुजा है पी क्यू, दूसरी है क्यू आर। भुजाओं पी क्यू व क्यू आर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, ठीक है जी। तो तीसरी भुजा क्या बताएगी, परिणामी उनका योग, तथा इसको अभी, तथा तीसरी भुजा क्या बनेगी भाई, पी आर, ठीक है। ऐसा करते हैं ना वो, हाँ, दो क्रमागत भुजाओं पी क्यू और क्यू आर द्वारा प्रदर्शित किया गया। पी क्यू ने किसको प्रदर्शित किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ में, जो पी क्यू है वो है किसके बराबर, ए वेक्टर के। हम इसके ऊपर भी वेक्टर लगा देंगे, ठीक है जी। पी क्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर। क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर, आपने कहा ये बी वेक्टर के इक्वल है। और जो ये पी आर है विपरीत क्रम में, देखो विपरीत क्रम है ये किसको प्रदर्शित करेगा, इनके योग को। हम योग को क्या लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी। तो पी आर किसके बराबर है, पी आर है आर के बराबर। आर लिखो चाहे ए प्लस बी लिखो, हम लेकिन इसको आर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि आर इनका परिणामी है, ठीक है जी। तथा तीसरी भुजा पी आर इनके परिणामी आर वेक्टर को प्रदर्शित करती है, ठीक है जी। मैंने कहा पहली भुजा जो पी क्यू है वो ए को प्रदर्शित करती है, जो दूसरी भुजा है क्यू आर वो बी को प्रदर्शित करती है। ये दोनों हमने क्रम में लिया है। और तीसरी भुजा जो है वो आर को प्रदर्शित करेगी, जो हमने विपरीत क्रम में ली है, आर मतलब ए प्लस बी, ठीक है जी। ये मैंने कुछ थ्योरी लिखी, आप भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मुझे ये बात पता है क्या कि जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी ही लंबाई ए की है? बिल्कुल सही बात है। हम ऐसा थोड़ी कि त्रिभुज की भुजा इतनी बड़ी कर देंगे और वेक्टर उस पर इतना सा डाल लेंगे, नहीं। जितनी भुजा की लंबाई होगी वही हमारे सदिश की लंबाई होगी। और लंबाई मतलब बच्चों परिमाण, वैल्यू, परिमाण। और परिमाण मैंने आपको सिखाया था कि जो पी क्यू का परिमाण है वो ऐसे लिखा जाएगा, जो हमारे क्यू आर का परिमाण है वो ऐसे लिखा जाएगा, और हमारे पी आर का परिमाण है, ये दो डंडे लगा के हम किसको दिखाते हैं, परिमाण को दिखाते हैं बच्चों। किसको, परिमाण को। तो जितना पी क्यू का परिमाण है उतना ही ए का परिमाण है, जितना क्यू आर का है उतना ही बी का परिमाण है, और जितना पी आर का है उतना ही आर का परिमाण है। मैं इसको यहाँ से हटा के, ये है हमारा आर का परिमाण और ये है हमारा आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। बात समझ आ गई होगी क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, मुझे परिमाण से मतलब है। अब जितनी लंबाई पी क्यू की है उतनी ही लंबाई ए की, मतलब पी क्यू का परिमाण ए के परिमाण के बराबर है। ऐसे ही क्यू आर का परिमाण बी के परिमाण के बराबर है, और पी आर का परिमाण आर के परिमाण के बराबर है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। माना ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। अब मुझे ए और बी के बीच का कोण भी दे दिया। अभी पहले एक बार अपना बिल्कुल शांति से इसको पूरा पढ़ लो, जब लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कब करना है तब आप कहोगे कि हाँ अब मुझे हमें सब समझ आ गया है। उम्मीद है समझ आ भी रहा होगा, ठीक है।
मुझे बच्चों ए और बी के बीच का कोण बनाना है। ए और बी के बीच, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच का कोण आप ये बना दोगे। आपने बनाया थीटा, लेकिन जैसे ही आपने बनाया ये हो गया गलत। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे बनाया जाए। सुनना, मान लीजिए ये बच्चों ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, जैसे कि यहाँ बने हुए हैं। देखो ध्यान से कि ए का जो सिर है वो बी के पुच्छ से मिला है। तो बेटा जब भी हमें दो सदिशों के बीच का कोण दिया हो तो हमें ध्यान ये रखना है, लिख लेना, कहीं मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लिख लेना कि दो सदिशों के बीच कोण बनाते समय ये ध्यान रखना है कि या तो दोनों सदिशों के पैर मिले हों, पुच्छ मिली हो, या दोनों के शीर्ष मिले हुए हों। क्या बोलने मिले हुए हों? शीर्ष। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ तो एक का शीर्ष दूसरे की पूंछ से मिला हुआ है, दूसरे की टेल से मिला हुआ है, तो मैं ये कोण नहीं बना सकता। जब भी दो सदिशों के बीच का कोण बनाना हो तो दोनों सदिशों की या तो टेल मिली होनी चाहिए या दोनों के हेड मिले होने चाहिए, सिर मिले होने चाहिए या पूंछ मिली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है और ना ही यहाँ ऐसा है। यहाँ हमने देखा, यहाँ ए का सिर है और ये आर इसकी बी की क्या है? पूंछ है, तो ये कोण तो नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करें भैया, सिखाओ हमें। मैंने कहा बच्चों अब ऐसा करते हैं कि मैं इस ए सदिश को उठा के आगे डाल देता हूँ ऐसे। ये ए पूरा का पूरा सदिश यहाँ उठा के डाल दिया ये ऐसे, और ये बनाया मैंने यहाँ ए वेक्टर। दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि इस पूरे सदिश को ध्यान रखना, ऐसे ना, ऐसे, तो मैंने उसको उठा के ऐसे रख दिया। अब हुआ क्या कि जो यहाँ ए का सिर था, अब यहाँ ए की क्या जाएगी? पूंछ आ जाएगी। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक सदिश को उठा के सीधा डाल दो? हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। हिंदी में मेरे शब्द ध्यान नहीं आ रहा है। शिफ्टिंग का मतलब है उठा के कहीं और रख देना, कहीं और चले जाना। पैरेलल मतलब उसी के समांतर। ये ए है, ये ए, क्या मैं इसको ऐसे उठा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसको नीचे ला सकता हूँ? हाँ। क्या मैं इसको आगे ले जा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं पीछे ला सकता हूँ? हाँ। ध्यान से सुनो, ये ए है, मैं इसको नीचे, ऊपर, आगे, पीछे ले जा सकता हूँ, लेकिन ना तो मुझे इसकी लंबाई बदलनी है ना मुझे इसकी दिशा बदलनी है। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ? ना, क्योंकि देखो मैंने दिशा बदल दी। क्या मैं इसको मैं ऐसे कर दूंगा? नहीं, मैं इसकी दिशा नहीं बदल सकता। इसलिए मैंने इस ए को उठा के आगे डाल दिया। इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। लिख लेना कि क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल शिफ्टिंग। अब मुझे बताओ, इस बिंदु पर यहाँ ये बी की क्या है? ये पूंछ है, और ये ए की क्या है? पूंछ। और जब दो पूंछ मिल जाएगी तो हम थीटा बना सकते हैं। तो ये ए और बी के बीच का कोण बना दिया। माना ए व बी के बीच का कोण थीटा है। आप इसको लिख लेना। अब बात शुरू करते हैं। इस आर से बच्चों एक लंब डालते हैं सदिश ए पर। इस बिंदु आर से यहाँ ए सदिश पर मैं यहाँ से इसको हटा के थोड़ा सा आगे बना देता हूँ, जिससे मुझे यहाँ दिक्कत ना हो। इस आर से मैंने यहाँ एक लंब डाला, ये 90 डिग्री का कोण बना, और मैंने इसको नाम दिया, ये है पी क्यू आर। मैं इसका नाम देता हूँ एम। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दे दूँ। यहाँ इस ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर, और ये जो लंब डाला मैंने ये बिंदु है एम, और यहाँ कोण कितना है? 90 डिग्री। अब आपको मैं इसको हटाना पड़ेगा भाई। मैं इसको हटाऊंगा तभी मैं आगे काम कर पाऊंगा। इसको लिखा रहने दूंगा, इसको भी हटा दो, हेडिंग तो लगा ही ली होगी। अब आसान है, अब तो सिर्फ मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स शुरू करते हैं। इसका क्या कहता है? इसका मैथ्स, इसका मैथ्स ये कहता है कि आप सबसे पहले बड़े वाले समकोण त्रिभुज को पकड़ लो। आपको बहुत ध्यान से देखना है। समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज? आर एम पी। आर एम पी में दिख रहा है क्या? बड़ा त्रिभुज आर एम पी समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जिन बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं है वे पढ़ना बंद कर देंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम सीखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है? समकोण त्रिभुज में। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग, ठीक है। मैंने कहा कि बड़े वाले त्रिभुज में आर एम पी में ये जो पी आर है, ये बड़ी भुजा, ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है? पी एम, पी एम का वर्ग प्लस लंब, लंब है आर एम का वर्ग।
अब इसके बाद जो मैं करूँगा आप बस मुझ पर विश्वास करते जाना कि हाँ ऐसे कुछ करना है। क्यों किया मैं वो बाद में बताऊँगा कि मैंने क्यों किया। मैंने बड़े वाला त्रिभुज लिया, बड़े वाले त्रिभुज में मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमने किया। मैंने इसको फिर से लिखा, ये जो PM है ध्यान से देखेंगे, PM ये है PM। क्या मैं इस PM को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ बच्चों, PQ और QM? क्या ये दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ इस पूरे को, PQ प्लस QM? मैं पहले P से Q जाऊँ फिर Q से M चला जाऊँ, तो मैं PM को लिख सकता हूँ PQ प्लस QM का होल स्क्वायर और ये है RM। ठीक है बात। यहाँ हम A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये बनेगा PQ का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। A कितना है PQ, B कितना है QM, और साथ में आया कौन, RM का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, PR स्क्वायर के। ठीक है। अब कहेंगे भैया आपने क्यों तोड़ा इनको। बच्चों मैं ना सारी चीज़ें इस A B और R में लाना चाहता हूँ। A किसके इक्वल है, PQ के, तो मैंने PQ तोड़ा। इस PM तो मेरे पास पूरा नहीं था तो मैंने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, PQ आ गया मेरे पास। इधर मेरे पास क्या है, PR किसके बराबर है, R के बराबर है। किसके बराबर है, R के बराबर। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी चीज़ें हैं वे इन तीन के टर्म्स में रहें, बस तीन पदों में रहें, PQ, QR और PR मेरे पास था, मैंने नहीं छोड़ा, इसको नहीं छेड़ा। PM मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने PM को दो हिस्सों में तोड़ दिया, PQ और QM में। फिर मैंने A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब और ध्यान देना है आपको, PQ का होल स्क्वायर, क्या मेरे पास PQ है, हाँ है, ये रहा, इसको नहीं छेड़ेंगे। क्या मेरे पास QM है, यहाँ कहीं मुझे QM देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस QM के स्क्वायर को इसके साथ लगाऊंगा। क्या है ये, QM का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। बोलो सब, QM का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर मैंने अलग से लिखा, और इसको लिखा 2PQ और इसको लिखा QM। अब आप कहोगे ये क्यों किया। बच्चों ध्यान से देखो, QM कहाँ है, ये है QM। RM कहाँ है, ये है RM। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये जो QM है और ये RM है ये इस छोटे वाले त्रिभुज में है, और ये जो QM है इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार है, ये जो RM है ये बड़े वाले त्रिभुज का लंब है। तो क्या ये फिर से पाइथागोरस नहीं बन गई क्या। ये क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और वो बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। तो मैं इस पूरे की जगह उठा के लिख सकता हूँ PQ स्क्वायर, इसकी जगह क्या बनेगा, QR का स्क्वायर, QR। और क्या मेरे पास QR है, हाँ बहुत बढ़िया, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। अब आ गया मेरे पास 2PQ और ये है QM, और इधर कौन चल रहा है, PR का स्क्वायर। आपने जैसे ही चेक किया, क्या मेरे पास PR है, क्या आपने कहा PR है, मेरे पास PQ है, आपने कहा PQ है, मेरे पास QR है, मेरे पास QR है, मेरे पास PQ है, मेरे पास PQ है, मेरे पास QM, मेरे पास QM नहीं है। मतलब अब हमें सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि ये QM कहाँ से आएगा। उम्मीद है बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा यहाँ तक। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि QM कैसे निकाला जाए। ठीक है, यहाँ जाते हैं। आप ढूंढो QM कहाँ है, इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ये RMQ में, समकोण त्रिभुज RMQ में। मुझे बताओ क्या निकालना है, QM। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर। ये कॉन्सेप्ट मान लो, चाहे कभी किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर लिखो, जो हमें पहले से पता है उसको नीचे लिखो। मुझे निकालना है QM, तो मैंने QM को ऊपर लिखा। मुझे ये बताओ क्या मुझे RM पता है, नहीं पता है। क्या मुझे QR पता है, मुझे पता है QR कितना है, B है। तो जो मुझे पता है QR उसको लिखा नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। अब मुझे बताओ ये QM आधार है क्या, बिल्कुल। और ये जो QR है ये कर्ण है क्या, इसका मतलब भी बना आधार बटे कर्ण। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री अब यूज हो रही है, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। ये Q है, ये थीटा है, फर्क ध्यान रखना। तो QM कितना आया, QM
क्यू एम आ गया बच्चों क्यू आर कोस थीटा, क्यू आर कोस थीटा। अब ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ। अब मुझे ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी थोड़ी सी यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो रोक के कर लेंगे, ठीक है, या पीछे जाके दोबारा से पहले सीख समझ लेना पूरा। ये वैल्यू क्यू एम को हम समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है कि जो पी आर है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2PQ, और क्यू एम कितना आया है क्यू आर कोस थीटा। वैल्यू डाल लेंगे सबकी बच्चों, पी आर की वैल्यू कितनी है आर, ये डाल लेंगे हम आर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस डंडों को हटा दूं तो ये यहाँ का वेक्टर भी हट जाएगा, मतलब इसको मैं खाली पी आर लिख सकता हूँ और इधर से लिख सकता हूँ आर। मतलब ये दो डंडे भी क्या बता रहे हैं परिमाण, और अगर मैं दो डंडे हटा खाली आर भी लिख दूं तो भी ये क्या है परिमाण है, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे खाली आर लिखो ये परिमाण है। तो मैंने पी आर की जगह खाली आर लिखा तो ये आर स्क्वायर होगा, पी क्यू की जगह क्या लिखूंगा ए लिखूंगा तो ये ए स्क्वायर, क्यू आर की जगह लिखूंगा क्यू आर बी स्क्वायर, 2PQ की जगह ए, क्यू आर की जगह बी, और ये आ गया कोस थीटा। और यहाँ से आर का फॉर्मूला आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है, याद करेंगे, याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगी। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। आपने कहा निकाल तो दिया भैया, ये तो बता दो है क्या, ये बता तो मैंने दिया, बस आपको अब समझाना है। बच्चों हमने क्या किया कि मुझे दो सदिश जोड़ने हैं ए और बी, मैंने कहा जोड़ दो। आपने कहा कि दो सदिशों को जोड़ने पर त्रिभुज नियम हमने लगाया और हमें मिला आर वेक्टर। इस आर को क्या बोलते हैं, ये आर क्या है हमारा, आपने कहा कि ये आर हमारा परिणामी सदिश है। क्या है, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन आपने कहा तो है तो भैया सदिश ही, तो इसके पास भी तो दो चीज होंगी, पहली होगी इसके पास परिमाण और दूसरा होगा इसका दिशा। अरे भाई सदिशों के पास दो ही तो चीज होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। तो जब हमने ये आर निकाला है ना, ये आर ये इस परिणामी का परिमाण है। मैंने कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इंग्लिश में बहुत आसान रहती हैं चीजें। ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, और सॉरी ये क्या है हमारा रिजल्टेंट, और ये क्या है मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वर्ड हैं लेकिन हमें तो हिंदी पढ़ना है। ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर क्या है, परिणामी, ये रिजल्ट है। लेकिन ये जो आर है खाली जिसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लिखा, ये उस परिणामी का परिमाण है, क्योंकि परिणामी भी तो एक सदिश है और सदिश के पास बच्चों दो चीज होती हैं, परिमाण और दिशा। तो हमने ये जो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा निकाला है, ये इस परिणामी आर का परिमाण है। मैंने कहा ये आर क्या है बताना, परिणामी आर वेक्टर का परिमाण। ये ए क्या है यहाँ जिसका स्क्वायर हो रखा, क्या यहाँ वेक्टर लगा है, नहीं वेक्टर नहीं लगा, तो ये भी क्या है परिमाण। सदिश ए का परिमाण, ये बी क्या है आप कहेंगे, ये भी परिमाण है किसका, सदिश बी का परिमाण। ये ए क्या है, ये है सदिश ए का परिमाण। ये बी क्या है, ये है सदिश बी का परिमाण। और ये थीटा क्या है, ये है सदिश ए व बी के बीच का कोण, बीच का कोण। तो आपको एक बात समझ आ गई कि ये जो फॉर्मूला है रट लो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये कहाँ लगेगा, मैंने आपको बताया तब लगेगा जब हमें दो सदिशों के परिमाण दिए हुए हों, दो सदिश ए और बी के परिमाण दिए हों, उनके बीच का क्या दिया हो, कोण, और हमें उनके परिणामी का परिमाण निकालना हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का परिणामी निकालना है। परिणामी मतलब दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, और डीप में समझेंगे, अभी तो भी ये मैं समझा रहा हूँ, जब इनको यूज करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। अगर मेरे पास दो सदिश हैं ए और बी,
और मुझे दोनों का परिणामी निकालना है, तो क्या मैं दोनों को जोड़ देता हूँ और आ जाता है r। इसी r को बोलते हैं परिणामी। क्या ये भी एक सदिश है? हाँ जी, एक सदिश है। क्या इसका परिमाण होगा? हाँ होगा। क्या इसकी दिशा होगी? हाँ होगी। तो परिमाण क्या होगा? वो होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ a इस सदिश a का परिमाण है, ये b इस सदिश b का परिमाण है, और ये थीटा a और b के बीच का कोण है। ठीक है, तो बच्चों हम परिमाण तो निकाल चुके हैं, अब मुझे निकालनी है दिशा। किसकी दिशा? परिणामी की। परिणामी कौन? r। मतलब मैं अब r की दिशा निकालना चाहता हूं। मैं इसको हटा रहा हूं। मैं इस r की अब दिशा निकालने की कोशिश करूंगा। मैं यहां फिर से लिख देता हूं और यहां लिखते हैं हम r की दिशा। ये जो पीछे निकालना वो क्या निकालना हमने? r का परिमाण। r क्या है? परिणाम। यह है परिणामी, मैं इसको r लिख रहा हूँ। उसकी क्या निकालने वाले हैं? दिशा। जो पीछे निकाला है r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो क्या है? इसका परिमाण है, इसकी वैल्यू है। हमने कहा ठीक है, ये दिशा कैसे बताई जाए? बच्चों दिशा कुछ नहीं होती, दिशा क्या होती है? कोण होता है। कि हम यहाँ से कितने कोण, मैं चल रहा हूँ ऐसे, तो मेरी दिशा क्या है? आप कहेंगे मैं पूर्व में जा रहा हूँ, उत्तर में जा रहा हूँ, दक्षिण में जा रहा हूँ, कुछ भी बता सकते हैं, ये दिशा। लेकिन रेखाओं की दिशा कैसे बताई जाती है? वो कोण बता के बताई जाती है कि ये यहाँ से इतने कोण पे चल रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो r है, ये r वेक्टर जिसको हम a + b लिख रहे हैं, या a + b को r लिख रहे हैं, ये a के साथ अगर कितना कोण बना दे? अल्फा। अब थीटा मत बोलना, थीटा तो यहाँ है। r ने a के साथ ये अल्फा कोण बनाया, ये अल्फा ही इस r की दिशा है, और ये इसने कहाँ से बनाया है? a से। कहाँ से बनाया है? a से। तो मुझे अगर r की दिशा निकालनी है तो मुझे ये अल्फा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालने हैं अल्फा? फिर से हम बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। समकोण त्रिभुज RMP में मुझे क्या निकालना है? अल्फा। तो मैं निकाल लूँगा बच्चों tan अल्फा। आप पूछ भी सकते हैं कि क्यों निकाला tan अल्फा, साइन क्यों निकाला, कोस क्यों नहीं निकाला? भाई यहाँ से मुझे पता है कि मुझे अल्फा निकालना है। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मैं साइन अल्फा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आपकी मर्जी है। क्या आप कोस अल्फा निकाल सकते हैं? बिल्कुल आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, बुक्स में भी क्या दिखा के रखते हैं? tan अल्फा। तो मैंने कहा tan अल्फा निकाल लो। tan होता है बच्चों लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना है? RM। लंब कितना है? RM। और आधार कितना है? PM। आधार कितना है? PM। तो मैंने कहा कि जो RM है उसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, तो मैंने RM को तो RM लिख दिया। मैं फिर से चाहता हूँ कि मेरे पास PQ QR PR हो, मतलब ABR हो, तो मैंने कहा PM को फिर तोड़ेंगे, PM को PQ + QM। PQ + QM। PQ कितना है? PQ तो A है। मेरे पास ना QM है ना मेरे पास RM है, ना मेरे पास QM है ना मेरे पास RM है, लेकिन मुझे पता है ये छोटे वाले त्रिभुज का हिस्सा है, तो मैं इसको समीकरण 1 बोल लूँगा और पहुँचूँगा छोटे वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज? RMQ। RMQ में। किसमें? RMQ में। क्या निकालना है? सबसे पहले RM निकालते हैं। मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में जो निकालना हो उसको ऊपर लिखो। RM मुझे निकालना है। पता मुझे क्या है? QR। ये जो QR है ना, ये पता है मुझे, इसको हमने नीचे लिखा। बताना मुझे RM क्या है? लंब है। और ये क्या है? QR। ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण होता है बच्चों साइन थीटा। और यहाँ कोण कितना है? अल्फा मत बोलना, मैं छोटे वाले त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। छोटे वाले त्रिभुज में कोण कितना है? थीटा है। तो ये आया साइन थीटा। तो यहाँ से जो RM आया वो आया QR साइन थीटा। क्या आया? QR साइन थीटा। मुझे QM भी चाहिए, वैसे तो मैं अभी निकाल चुका हूँ QM, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। QM निकालना है तो QM को लिखो ऊपर। पता मुझे क्या है? QR, उसको लिखो नीचे। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा। तो यहाँ से QM आ जाएगा QR कोस थीटा। क्या आया? QR कोस थीटा। ये RM और QM की वैल्यू यहाँ डाल देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से
टेन अल्फा है बच्चों आर एम कितना, क्यू आर साइन थीटा, क्यू आर साइन थीटा, पी क्यू प्लस क्यू एम, क्यू आर कोस थीटा। वैल्यू डाल लो, क्या दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ तक? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। जो क्यू आर है ये हमारा क्यू आर है, क्यू आर कितना है बच्चों? हमारा बी है, तो मैंने लिखा बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू कितना है? पी क्यू हमारा ए है। आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे? मैंने आपको बताया कि अगर ये दो डंडे हटा दो तो ये वेक्टर भी हट जाएगा, परिमाण आ जाएगा बस खाली। क्यू आर कितना है? क्यू आर ये है बी और नीचे आ गया कोस थीटा। तो बच्चों मैंने टेन अल्फा कितना निकाल लिया? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। और यहाँ से मैं यहाँ से अल्फा निकाल सकता हूँ। ध्यान से सुनना, इधर टेन अल्फा है लेकिन मुझे तो खाली अल्फा चाहिए, तो उस टेन को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा भाई टेन इनवर्स। ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर इधर टेन है तो उधर जा क्या बनेगा? टेन इनवर्स। और ये बनेगा बी साइन थीटा अपॉन, पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं, ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है? हमारी दिशा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बच्चों मैंने आज के वीडियो में आपको ये सिखाया कि त्रिभुज नियम क्या होता है, क्या दो सदिशों को जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद क्या मिलता है? परिणामी सदिश। उस परिणामी सदिश के पास भी परिमाण होगा और दिशा होगी। परिमाण निकालना सिखाया और दिशा निकालनी सिखाई। दिशा क्या होता है? एंगल होता है। परिमाण का मान क्या आया है? इसको हटाते हैं एक बार, थोड़ा सा 5 मिनट और लगाते हैं। मैंने कहा अगर, अब मैं इससे नहीं सिखा रहा हूँ, अलग सिखा रहा हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और मैंने कहा इनके बीच का कोण थीटा है और इसका परिमाण ए है और इसका परिमाण बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा वो आर वेक्टर होगा। क्या होगा? आर वेक्टर। और उसका आर का परिमाण वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आर इस परिणामी का परिमाण है और ये हमारा सदिश है, ये दूसरा सदिश है, इनके बीच का कोण कितना है? थीटा। लेकिन अगर मुझे इस आर की दिशा निकालनी पड़े तो इस आर ने ए के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फ़ा। इस आर ने ए के साथ कितना एंगल बनाया? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा होता है बच्चों टेन इनवर्स। ध्यान रखना, क्या? टेन इनवर्स। रटने, अब मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा। यहाँ लगाओ बटे। मुझे बताओ ये अल्फ़ा बना किसके साथ है? आर ने अल्फ़ा किसके साथ बनाया? ए के साथ। तो यहाँ लिखो ए प्लस बी, ऊपर भी लिखो बी, ऊपर लिखो साइन, नीचे लिखो कोस, और इनके साथ लिखना है ए और बी के बीच का एंगल जो कि थीटा है। अल्फ़ा मत लिख देना, अल्फ़ा तो निकाल रहे हैं। टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। आप ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि ये जो आर है ये बी के साथ कोई कोण बनाए। हमने कहा बना सकता है। मैंने कहा इसको कितना मान लेते हैं? बीटा। तब बीटा कैसे लिखेंगे आप? बीटा, अब बीटा भी क्या बताएगा? दिशा बताएगा भाई। किसकी? आर की। कहाँ से? बी से। तो बीटा लिखने का तरीका है ये। फिर से देखो बीटा किसके साथ बना है? बीटा बना है बी के साथ। तो यहाँ लिखो बी प्लस ए, ऊपर लिखो ए। यहाँ लिखो बी प्लस ए, ऊपर लिखो ए। यहाँ लिखा था ए प्लस बी, ऊपर लिखा बी, ऊपर लिखो साइन, नीचे लिखो कोस। ए और बी के बीच का कोण है थीटा, ए और बी के बीच का कोण है कितना? थीटा। ये मैंने आपको सिखाया दिशाएं लिखना। एक तो मैंने पूरा तरीका सिखा दिया और एक ट्रिक भी बता दी कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। कब लगती हैं चीज़ें? जब दो सदिश दे रखे हों, उनके बीच का कोण दे रखा हो और हमें उनका परिणामी निकालना हो, उनका रिजल्टेंट निकालना हो। कैसे? मान लीजिए ये कहो आप कि आपके सामने ये बॉक्स है और मैंने इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया। क्या लगाया? 10 न्यूटन का। तो ये बॉक्स आगे चलने लगेगा। मैं आपको परिणामी का मतलब समझा रहा हूँ कि परिणामी क्या है। मैंने कहा इस बॉक्स को मैंने ऐसे फोर्स लगा के आगे चलाया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा बच्चा इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगे 15 न्यूटन का, तो क्या ये आगे ही चलेगा या ऊपर भी जाएगा? तो आप कहेंगे कि इस बल की वजह से ये आगे जाएगा, इस बल की वजह से ये ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों की वजह से ये बिल्कुल बीच में चलने लगेगा।
भाई एक ने फोर्स आगे लगाया तो आगे जाना चाहिए था, अगर कोई और ना होता। एक ने ऊपर लगाया, अगर कोई और ना होता तो ऊपर जाता। लेकिन दो बल एक साथ लग रहे हैं तो ये ना ऊपर जाएगा ना आगे जाएगा, बिल्कुल बीच में जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो बात अलग है, बीच में जाएगा कहीं। और ये बीच में जाने का मतलब ही ये परिणामी है। इधर से 10 न्यूटन का बल लगा, इधर 15 न्यूटन का बल लगा, यहाँ जो बल आएगा उसी को परिणामी बोलते हैं। और उसी के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। और इसकी दिशा क्या होगी, P या इस बल से या इस बल से, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने किया है सदिश योग का त्रिभुज नियम। कल हम पढ़ेंगे सदिश योग का चतुर्भुज नियम। जिसने आज ये समझ लिया उसके लिए वो बिल्कुल आसान, क्योंकि उसमें अलग कुछ है ही नहीं, सारे फॉर्मूले यही होंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। कल और अच्छे समझ आ जाएगा अगर आज कोई डाउट रहा है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे बच्चों, आप पढ़ते रहें। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।